गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपके क्वेश्चन नंबर 12 हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है। ज़रा ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दी गई है और इसके द्वारा प्रतिबिंब बताना है वस्तु का, जो अधिक से अधिक कितनी दूरी पर हम बना सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, सवाल आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सॉल्यूशन है। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक उत्तल दर्पण है। तो ये एक आपका उत्तल दर्पण है, ठीक, जिसकी फोकस दूरी जो है इसने बताया कि इसकी फोकस दूरी अधिक से अधिक, मतलब इसकी फोकस दूरी जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। ध्रुव से दूरियां नापी जाती हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर, कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। जब वस्तु की इसने बताया फोकस दूरी जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और इसने पूछा है कि अधिक से अधिक प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो सभी बच्चे आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु, यहाँ पर मान के चलिए ये वस्तु आपकी रखी है और जब कोई वस्तु से प्रकाश की किरण आती है तो वह उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तन के पश्चात वो यहाँ से परावर्तित हो जाती है, वो इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये प्रकाश किरण आ रही थी आपकी और ये आपकी परावर्तित हो जाती है और फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किस पर, फोकस पर मिलती हुई आपको ये प्रतीत होती है। तो फोकस पर जब मिलती हुई ये प्रतीत होती है और आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस दिशा में जब आती है तो यहाँ पर ये वापस लौट आती है, ठीक। तो ये इसका वक्रता केंद्र था। अब इन दोनों ने यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद हुए, यहाँ पर एक दूसरे को काटा है इन प्रकाश किरणों ने। तो प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, ये आपका क्या है, वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब ए डैश और ये बी डैश। तो बात को समझिएगा कि आपका जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आए, ठीक है, या मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, विचलित हो जाती है, ठीक। और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब आपका जो बना है वो ए डैश बी डैश बना है, ठीक। अब बात को समझिएगा आप सभी। यहाँ पर पूछा था कि जब जब उत्तल दर्पण की, कोई उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है तो प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है। तो आपने देखा कि वस्तु यहाँ रखी है दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य बन रहा है, बीच में बन रहा है, ठीक। अगर मान के चलिए आपकी जो प्रतिबिंब है, ये आपका, ये नियम होता है इसका, ये इसका नियम है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। ये इसकी एक मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होता है, इस दिशा में, और जब कोई प्रकाश किरण इधर से आती है तो वो भी इस दिशा में। लेकिन वो कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं आपको, फोकस पर। कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस पर। तो जब ये फोकस पे आपको मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अधिक से अधिक जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वस्तु से, मतलब कहने का मतलब है जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह कितनी दूरी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कहाँ तक बन सकता है, फोकस तक बन सकता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि आपको जो दी थी फोकस दूरी जो दी 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, इसलिए प्रतिबिंब भी कितनी दूरी बन सकती है, अधिकतम 10 सेंटीमीटर तक वो फोकस पे बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर आपको कहाँ बना है,
ध्रुव और फोकस के मध्य। अगर मान के चलिए दोनों प्रकाश किरणें इस तरीके से आ जाएं, आपकी कोई बहुत सारी प्रकाश किरणें इस तरीके से आ जाएं, तो सब कहाँ मिलती प्रतीत होती हैं? फोकस पर। तो अधिक से अधिक फोकस दूरी यहीं से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी बन सकता है? 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिबिंब अधिक से अधिक अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर तक बन सकता है। कहाँ से कहाँ तक बन सकता है? 10 सेंटीमीटर तक बन सकता है। ठीक, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक, आपको डायग्राम ये बनाना है सभी बच्चों को, और ये आपको यहाँ तक इसमें लिखना है, और ये थ्योरी आपको थोड़ी सी, ये 2 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, अगला हमसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी f है। यदि इसे 2 भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी? तो बस सिंपल सा आपको इसका आंसर देना है कि पूर्ववत रहेगी, यानी कि जो थी वही रहेगी। तो आपको क्या आंसर देना है यहाँ पर? पूर्ववत रहेगी। क्या रहेगी? आंसर नंबर 13 आपका है, आंसर नंबर 13 आपका क्या है? पूर्ववत रहेगी। ठीक, यही आपको बताना है यहाँ पर। अगर 2 भागों में भी काट दिया जाएगा, जब भी आपकी फोकस दूरी वही रहेगी। ठीक, क्योंकि वो ध्रुव से ही मापी जाती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया क्या है, आपसे कह रहा है 14 के एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण आपको दिया गया है, तो उत्तल दर्पण आपको दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर पहले 14 हम इसको सॉल्व करेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है आपको कितनी? 10 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस दूरी को उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। आपको दिया गया, इसने बताया फोकस दूरी, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जा रही है, तो वस्तु को हम u से डिनोट करते हैं, और u हमेशा ऋणात्मक होता है, वो 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और इसने बोला फिर आपसे क्या है कि दूरी पर कहती है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करनी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को हम v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं, v हमको ज्ञात करना है। चलिए, आपका दर्पण सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं। आपको दर्पण बोला है उत्तल दर्पण, तो आप दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है आपका? दर्पण सूत्र से, तो 1/f = 1/v + 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। वैल्यू रख देते हैं, f आपको दिया गया है 10 = 1/v, और ये आपको माइनस का दिया गया है, और यहाँ प्लस है तो माइनस का आपका आ गया 20। ठीक, और सॉल्व करते हैं तो 1/v = 1/10 + 1/20, प्लस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। ठीक, अब ये आपको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया 20, 10 से जाएगा 2 बार में, और 20 से जाएगा आपका कितनी बार में? 1 बार में। ठीक, तो आपका आ जाएगा 3/20
1/v। अगर v निकालते हैं तो आपका आता है कितना है 20/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 3×6 18, कितना 3×6 18, और यहाँ पर अभी निकालेंगे तो आपका 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3×6 18, फिर आपका तो पॉइंट लाइन 0 3×6 18, तो v इज इक्वल टू आपका आता है 6.66 सेंटीमीटर। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस यही आपसे पूछा गया था, प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है 6.66 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, करते जाएंगे इस न्यूमेरिकल को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया होगा आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक, कैलकुलेशन करनी है फिर तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये सवाल आपका हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। 15 क्वेश्चन तो आपको क्या दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, सभी बच्चे ध्यान से देखिए कि यदि प्रकाश किरण कांच के गुटके पर लंबवत गिरे तो अपवर्तन कोण कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा। अपवर्तन कोण और विचलन कोण हमको बताना है। ठीक, देखिए अपवर्तन कोण और विचलन कोण हमें बताना है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। एक कांच के गुटके पर कोई इसने बताया एक प्रकाश किरण है, कांच के गुटके पर लंबवत गिरती है। मान के चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको समझा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। ठीक, कांच का गुटका ये आपका एक है। ठीक, कांच का एक गुटका है, इस पर आप एक प्रकाश किरण गिराते हैं। ठीक है, इसने बताया वो लंबवत गिरती है 90 डिग्री के कोण पर। तो कोण पर ये गिर रही है आपकी, तो इसने पूछा जब वो लंबवत गिरती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो हम ध्यान रखिएगा, हम अपवर्तन कोण को कितना डिनोट करते हैं, अपवर्तन कोण जो होता है आपका वो एंगल आर होता है, और एंगल आर जब कोई लंबवत गिरती है तो अपवर्तन कोण कितना होता है, 0 होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, अपवर्तन कोण 0 है तो एंगल आर 0 है, तो आपको मालूम है कि एंगल आई भी आपका कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछा है विचलन कोण, तो विचलन कोण कितना होता है, विचलन कोण का सूत्र होता है, याद रखिएगा, विचलन कोण जो होता है वो एंगल आई माइनस एंगल आर। तो एंगल आई आपको मालूम है 0 है, ये भी कितना है 0 है, तो आपका विचलन कोण कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ पर बस आपको ये सब बताना था कि यहाँ पर यह लंबवत गिरता है तो कोण कोई बनेगा ही नहीं 90 डिग्री के कोण पे, बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब समझिए, जब कोई एक रेखा है, इस पर कोई प्रकाश किरण गिर रही है, ठीक, और इसने पूछा अगर मान के चलिए प्रकाश किरण यहाँ से आती तो कोण बनता, लेकिन प्रकाश किरण क्या इसी के ऊपर गिर रही है तो कोई कोण नहीं बनता है। ठीक है, तो कोण कितना होता है 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री का था। ठीक, तो ये भी एंगल आर 0 है, तो एंगल आर 0, ये भी आपका 0 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा विचलन कोण, ये भी 0 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। 16 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, देखिए, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक और न्यूनतम होता है। तो अधिकतम बैगनी के लिए और न्यूनतम लाल के लिए। ठीक है, ये विबग्योर सिस्टम होता है, आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक, जो आपका नेत्र है उस चैप्टर से संबंधित है, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। कांच, निर्वात एवं जल में से प्रकाश की चाल किस में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे कम किस में होती है। तो यहाँ पर ज़रा आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए आंसर क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। आंसर आपका इसने पूछा कांच, निर्वात एवं जल, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर है 17। कांच दिया है आपको, निर्वात दिया है आपको, और जल दिया है आपको। ठीक, 3 चीज़ें दी हैं, और तीनों में से आपसे पूछा है कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी। तो आप सीधी तरीके से बता सकते हैं सबसे कम किस में होगी। कांच में अणु जो होते हैं वो सबसे पास होते हैं,
सबसे पास, ठीक। जल में जो होते हैं थोड़े दूर, और निर्वात में होते हैं बहुत दूर। अब समझ जाइए आप कि सबसे कम, जहाँ पर सबसे पास होंगे वहाँ सबसे कम प्रकाश की चाल पहुँचेगी। ध्यान रखिए, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी? कांच में होगी। किस में होगी? सबसे कम प्रकाश की चाल, सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होगी। ठीक, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 18। देखिए, संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। वायु से किसी माध्यम में जब प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक? तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, आपको चित्र दिया गया है। ठीक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपसे। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। डायग्राम आपको दिया गया है। ठीक, वायु ऊपर है, माध्यम नीचे है। तो नीचे आपका क्या है कि वायु के सापेक्ष कोई दूसरा माध्यम है। ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, आपका जो आई है उसे हम, क्वेश्चन नंबर आपका पहले 18 है, ये ध्यान रखिएगा। आई जो आपको दिया गया है आपतित कोण होता है। कौन सा होता है? आपतित कोण। ये आपतित कोण होता है। आर जो होता है वो आपका अपवर्तित कोण होता है। अपवर्तित कोण होता है। ठीक, एंगल आई और एंगल आर ध्यान रखिएगा, आपका 60 डिग्री दिया है, एक 45 डिग्री दिया है। ठीक, तो ये कोण आपको दिए गए हैं, एंगल आई और एंगल आर। तो आपतित कोण आई है, एंगल आर आपका जो है आप अपवर्तित कोण है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आपका डायग्राम मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ जैसा कि आपका किताब में दिया गया है आपको। ये आपका डायग्राम है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ से, ये आपका दिया गया है 45 डिग्री और ये आपका दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, ये आपको दिए गए हैं, ये वायु है और ये आपका क्या है? माध्यम है। ठीक, अब आपसे पूछा है यहाँ पर क्या? अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई का मान आपको बता दिया मैंने। अपवर्तित कोण आई ये है आपका 60, आर आपका 45 है। तो बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए साइन 60। ठीक है, साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, और 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, इसके बाद आपका इसको सॉल्व करते हैं तो √3 × √2/2। तो √2 से 2 कटता है, √2r, तो √3/2 ये आपका आता है √3/2। ठीक, यही आपका क्या है? अपवर्तनांक है। यही आपको ज्ञात करना था। सभी को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक, ये √2 से ही कट जाता है, सभी याद रखिएगा।
इसके बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 का क्वेश्चन हम सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, देखिए, कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक सूत्र लिखिए। कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। यदि किसी प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन बताइए। ठीक है, तो इस सूत्र को जरा हम समझ लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा क्या सूत्र आपको है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ये। ठीक, देखिए क्या है, इसने बोला प्रिज्म का कोण ए, ठीक, तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक को हम एन से डिनोट करते हैं। किससे? अपवर्तनांक को हम एन से डिनोट करते हैं। तो एन इज इक्वल टू जो होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम, इसे हम पूछते हैं विचलन कोण। ठीक, क्या बोलते हैं? अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम, ये डेल्टा होता है। ठीक है, डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड बाई आपका आता है साइन ए बाई 2। ये आपका क्या है, यही आपसे सूत्र इसने पूछा था अपवर्तनांक का। ये सूत्र आपको बताना था यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर आपको मालूम है ए क्या है? प्रिज्म का कोण। किसी प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम है। ठीक, ये आपका सूत्र बताना था। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक, कितनी है? मीटर पर सेकंड है। फिर इसने बोला है आपसे उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। वायु में प्रकाश की चाल को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो वायु में प्रकाश की चाल आपसे कह रहा है, सभी बच्चे अपनी किताब में देखा करें जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है? 20 है। वायु में प्रकाश की चाल आपको दी गई है, तो प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं और ये आपको दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दिया गया है। फिर इसने बोला उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक आपको n दिया गया है 1.5। ठीक है, ये आपको दिया गया है और इसने पूछा है आपसे, ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो आपको v ज्ञात करना है, माध्यम हमें ज्ञात करना है। ठीक, उस माध्यम को मान लेते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल हम v मानते हैं। ठीक है, तो सूत्र जो होता है अपवर्तनांक का आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में आपकी प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक आपको कितना दिया हुआ है? n से डिनोट करते हैं, 1.5 दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि आपको वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी थी? 3 × 10⁸ डिवाइड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि v से डिनोट करते हैं। इसे हम बताया था मैंने अभी आपको। अगर v निकालेंगे तो आपका सूत्र होगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। पॉइंट आया, 0 बढ़ाया तो आपका देखिए 15 दूनी 30। तो आपका आ गया v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका आंसर है। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसके बाद आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, सभी बच्चे देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है, देखिए क्या, जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यह जल में प्रकाश की चाल आपकी कितनी है, जल में प्रकाश की चाल, जल एक माध्यम हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दी गई है। ठीक, और यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो यानी वायु में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वायु में प्रकाश की चाल। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया कि जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल को हम डिनोट करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को डिनोट कर रहे थे किससे, वी से। तो जल में बोल रहा है तो आपका वी डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, और ये आपको देता है जल में क्या होगी, प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये आपकी आएगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपसे बोल रहा है। ठीक, इसके बाद इसने बोला आपसे, क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है यदि जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3, ये आपको दिया है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु पहले आया, जल बाद में आया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल में किसमें, आप इसलिए क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में, जल का कांच के सापेक्ष हो 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो वायु में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल को VW से डिनोट कर रहे थे, तो अगर वायु में प्रकाश की चाल को डिनोट करेंगे तो किससे करेंगे, VA से, A मतलब एयर। ठीक है, तो VA से डिनोट करेंगे, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक, तो आपके पास जो सूत्र होता है, अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक, तो A एंड W होता है क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक देखिए, ये वायु है तो वायु का अपवर्तनांक ऊपर, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, VA। ठीक है, जल में आपके मालूम है जल बाद में आया, तो जल क्या है, VW। तो VA आपको कितना निकालना है, VW आपको दिया गया है। ठीक, तो वैल्यू हम जो वैल्यू है हमारे पास, हम उसको वैल्यू को पूरा पुट कर देते हैं। सूत्र बना लेते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, VA। क्या ज्ञात करना है, VA। तो VA जब हम ज्ञात करेंगे तो आपका सूत्र बनेगा क्या, A एंड W इंटू VW। ठीक, तो अगर A एंड W का मान कितना दिया हुआ, 4/3, ठीक, इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर आपकी VA की जो वैल्यू आ रही है, मैंने सॉल्व करा है, आप भी सॉल्व करिएगा। ठीक, तो आपकी वैल्यू भी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ रही है, सभी बच्चे सॉल्व करिएगा घर पे। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यही आपको सॉल्व करना था, सभी बच्चों को यही आपको ज्ञात करना था, यही उसने बोला था। थैंक यू। ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छे, नहीं समझ में आता तो फिर भी आप पूछिएगा बच्चे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से सवाल कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे करिएगा, मैंने नहीं की है क्योंकि मेरे पास पेज एक्स्ट्रा नहीं था और टाइम भी बहुत हो गया है वीडियो का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जरा हम करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले हमें जानना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, देखिए कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन। आप सभी किताब अपने पास रखा करिए जब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल जब पढ़ता हूँ तो, और आपको जब सॉल्यूशन बता रहा होता हूँ तो सभी बच्चे ध्यान से इसको देखा करें। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। ठीक, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। आपसे बोला गया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको दिया था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ए एन डब्ल्यू से आपको डिनोट करते हैं, और ये आपको दिया है 4/3। ठीक, और इसने बोला फिर कांच के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ए एन जी, कांच मतलब गिलास, गिलास का अपवर्तनांक आपको दिया गया कितना? 3/2। और आपसे पूछा गया है, इसने पूछा गया है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो आपने लिख लिया। सूत्र क्या बनेगा आपका? देखिए कि ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी। तो ए एन जी आपको कितना दिया? 4/3, और ये दिया है आपको 3/2। ठीक, तो आपका आ जाएगा 4×2 और 3×3, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 8/9। बस यही आपको जी एन डब्ल्यू ज्ञात करना था। 8/9 आया आपका, यही आपका आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है? सभी बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है बेटा कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें दी गई हैं 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देखते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बात आती है आपकी किसमें क्या दिया हुआ है कि इन्हें बोला कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें, तो कांच में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच में वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें। वायु तथा कांच में, तो वायु में प्रकाश की चाल आपको मालूम है। वायु में प्रकाश की चाल को हम डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, और ये इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। वायु में प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसको दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। फिर इसने बोला वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल को v से डिनोट कर देते हैं, और 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है ये। ठीक, और आपको इसने बोला है कि किसके सापेक्ष बोला है इसमें आपसे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु, देखिए आप समझ जाइए इसको हम